हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, जो अपनी पिछली क्लास थी उसमें हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात करी। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या रहता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक कंपार्टमेंट है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल मतलब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, या उल्टा होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फिर मैंने आपको बताया ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, इसके दो टाइप हैं। और दो टाइप कौन से हैं? तो वो दो टाइप है, एक गैल्वेनिक सेल है और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल को आप कैसे याद रखोगे? आपके टीवी का जो रिमोट है उसका सेल वो गैल्वेनिक सेल है, उसको याद रख लेना जी से, है ना। तो गैल्वेनिक सेल आपका टीवी के रिमोट का सेल है। उसमें क्या होता है आपको पता है? केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बिल्कुल सही, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को आप याद रख लेना, वो हम जो कोई चीज होती है उसके ऊपर जो परत चढ़ाते हैं किसी दूसरे मेटल की, तो वो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की मदद से करते हैं। उसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। वो जो परत है वो केमिकल्स हैं, है ना। तो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज करते हैं केमिकल एनर्जी में। इतना मैंने बताया था। और आज की जो क्लास है उसमें हम है ना गैल्वेनिक सेल के बारे में बात करेंगे। गैल्वेनिक सेल, तो ये गैल्वेनिक सेल क्या है? तो गैल्वेनिक सेल को समझते हैं। ये गैल्वेनिक सेल क्या होती है? तो चलिए, गैल्वेनिक सेल क्या होती है, गैल्वेनिक सेल को समझते हैं। तो आज की जो क्लास का टॉपिक है वो है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या रहता है ये आपको क्लियर है? बताइए। याद, अभी मैंने आपको याद करा था गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या होता है। तो गैल्वेनिक सेल के अंदर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब कैसे होगी हमें उसको ही सीखना है। तो हमें केमिकल एनर्जी मतलब रिएक्शंस, जो कोई रिएक्शन हो रही है केमिकल्स का यूज करना पड़ेगा और उसकी मदद से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाना होगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को बनाना है। तो सिंपल ये कहना चाहते हैं हमें ना किसी केमिकल रिएक्शन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करनी है, ऐसा हमें करना है। तो कैसे करेंगे? तो आपने मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे। तो आपने क्लास 10th में पहला चैप्टर पढ़ा होगा, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ा था। तो उसमें आपने क्या पढ़ा होगा? उसमें है ना आपने रिएक्शंस के बारे में पढ़ा होगा, अलग अलग टाइप की रिएक्शंस। तो उसमें एक रिएक्शन का टाइप आया था। कौन सा टाइप आया था? वो टाइप आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी होगी। याद आ रहा है आपको? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या रहता है? आपके पास है ना ऐसे Zn रहता है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको याद आएगा। अगर आपने थोड़ा बहुत भी अगर आप पढ़े हो क्लास 10th में, लास्ट में तो हर कोई पढ़ता है, तो आप पढ़े होंगे, तो आपको याद आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है हर एक बच्चे को याद रहता है। तो इसमें है ना ये क्या होता है, इसमें ये एक मेटल है और ये इसको है ना डिस्प्लेस कर देता है। हमने ऐसा कुछ पढ़ा होगा, आपके टीचर ने ट्रिक भी बताई होगी कि ये जो मेटल है ये ज़्यादा रिएक्टिव है और ये इसको डिस्प्लेस करा देगा, इसको बाहर निकाल देगा और खुद वहां जाके लग जाएगा। ऐसा कुछ पढ़ाया था, याद आ रहा है आपको? तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को यहाँ से भगा देगा। तो आपने कुछ ऐसा पढ़ा होगा, यहाँ पे बनेगा आपका जिंक सल्फेट और बनेगा आपका कॉपर। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? यहाँ पे इस जिंक ने इस कॉपर को डिस्प्लेस करा दिया। ठीक है, तो इस रिएक्शन को है ना आपको मतलब आपकी एक एक्टिविटी भी थी। अब एक्टिविटी तो कौन पढ़ता है? एक्टिविटी पता नहीं आपको याद होगी नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं एक ये जो रिएक्शन कैसे हो रही है उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो भी आपको याद हो सकता है, देखते हैं याद है नहीं है, आप बताना मुझे। तो एक कंटेनर लेते हैं हम, इसके अंदर है ना हम ये कॉपर सल्फेट लेते हैं। ये जो कॉपर सल्फेट है ना ये सॉलिड फॉर्म में नहीं लिया जाता जब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराती है। ये एक्वस फॉर्म में मतलब ये पानी में डिसॉल्व करा रखा है। तो ये हमारे पास पानी है और इसके अंदर है ना हमारे पास क्या है? इसके अंदर हमारे पास कॉपर सल्फेट है।
तो कॉपर Cu+2 के आयंस होंगे, SO4 2- आयंस होंगे। ये दो नहीं होंगे, मतलब एक ये और एक ये, बस इतना नहीं होगा, बहुत सारे होंगे, लाखों करोड़ों होंगे। तो मैं सबको नहीं दिखा रहा हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसके अंदर Cu+2 है और सल्फेट आयन है, ठीक है। और अब आपने क्या किया, इसके अंदर एक रॉड लगा दी, एक रॉड डाल दी, ये मेटल की रॉड है। आपने ऐसा कुछ पढ़ा भी होगा, आयरन की नेल डाल देते हैं, ऐसा कुछ वैसा ही है ये। तो जैसे ही हम इस जिंक की रॉड को इसके अंदर डालते हैं तो यहाँ पे क्या होने लगता है, तो उसको मैं यहाँ साइड में दिखाऊंगा। ये जो जिंक की रॉड है हम उस पे फोकस कर रहे हैं, ये जो जिंक है, जिंक की रॉड को हम यहाँ दिखा रहे हैं। तो इस जिंक की रॉड के अंदर ना बहुत सारे एटम्स होंगे। ये किसके एटम्स हैं? ये सारे जिंक के एटम्स हैं। ये जिंक है, जेडन के एटम्स हैं ये। तो ये जो एटम है ना अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, निकाल देता है। ये एक एटम है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, जेडन और Zn+2। लेकिन मैं ऐसे पढ़ाना पसंद नहीं करता हूँ ज्यादा तेज आवाज में, मुझे धीरे से पढ़ाने में ज्यादा मजा आता है। मतलब वो मेरा इनर स्टाइल है अंदर का, वो मुझे ज्यादा पसंद होता है। रियल क्लासरूम में मुझे बहुत चिल्लाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे मैं धीरे से पढ़ाना पसंद करूंगा। तो ये Zn है, Zn से क्या बन जाता है? Zn+2। तो ये जिंक का जो एटम है ये कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Zn+2 में, और अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देगा, ठीक है। ये मैंने इसको ऐसे दिखाता हूं मैं। इसने दो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए अपने, ये दो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाले, ठीक है। किसके हैं ये? Zn के। तो इसमें एक Zn का एटम अपने इलेक्ट्रॉन निकाल दे और क्या बन गया? Zn+2। और ये जो Zn+2 है ना, इसके यहाँ SO4 बैठे हैं नीचे, तो SO4 यहाँ बैठा हुआ है नीचे, तो वो उसको अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि इस पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो ये Zn+2 यहाँ इस रॉड से कहां पे आ जाता है? पानी के अंदर। तो जूम करके दिखा रहा हूं। तो Zn+2 कहां आ गया? एक Zn+2 अंदर आ गया, और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसने जाके खा ली? Cu+2 ने। और ये Cu+2 क्या बन गया? तो Cu+2 था, उसने दो इलेक्ट्रॉन खा लिए, तो ये बन गया Cu, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं। एक तो क्या हो रहा है, एक तो ये जो मैंने आपको दिखाया, Cu+2 ने इलेक्ट्रॉन खाए, और दूसरा ये हुआ कि यहाँ पे एक Zn का एटम था, उसने अपने इलेक्ट्रॉन निकाले, और वो किस में कन्वर्ट हुआ? Zn+2 इलेक्ट्रॉन। आपको दिख रहा है क्या ये? एक बार मैं कंफर्म करना चाहता हूँ, दिख नहीं रहा है। यस, इसको इस तरफ कर देते हैं, अभी दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ना दो चीजें हो रही हैं। कौन सी दो चीजें हो रही हैं? एक एटम तो अपने इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा है, और एक आयंस उसके इलेक्ट्रॉन्स को खा रहा है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन निकालता है कोई भी एटम, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस को बोला जाता है ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, हम ऐसा बोलते हैं। ऑक्सीडेशन कभी होता नहीं है अकेला, अगर कभी ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन जरूर होगा। अगर इसने अपने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो किसी ने खाए भी होंगे, ये 100% तय है। इलेक्ट्रॉन ऐसे हवा में नहीं रह जाएगा, तो कोई ना कोई तो उसको लेगा, आज नहीं तो कल। तो कभी भी जब ऑक्सीडेशन होता है तो रिडक्शन जरूर होता है, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन एक साथ चलती हैं, हमेशा एक साथ चलती हैं। इसलिए इन दोनों रिएक्शन, जब ये दोनों रिएक्शन एक साथ हो जाती है, उनको एक नाम देते हैं, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये जो रिडॉक्स रिएक्शन आपने आई थिंक पढ़ा भी होगा। अगर नहीं पढ़ा तो भाई इस चैप्टर में ये रिडॉक्स रिएक्शन मतलब ये जान है इसकी, यहीं से सारी चीजें होने वाली हैं। तो इस चैप्टर को अगर आपको समझना है तो रिडॉक्स चैप्टर अगर आपको अच्छा आता है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आता है तो ऐसा नहीं कि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं सीख सकते हैं। हमें ऐसा लगता है पिछले का कोई चैप्टर नहीं आएगा तो आगे वाला कैसे आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हमें आ सकता है, कैसे आ सकता है, आपको बस जो बेसिक चीजें लगेंगी वो मैं पहले ही बता दूंगा। तो देखो, मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये बंदा वो देख रहा है जिसको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। तो आपको इस रिडॉक्स चैप्टर में और कुछ आए या ना आए, बस दो चीजों का मतलब पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन ये अच्छे से पता हो, और रिडक्शन ये क्या होता है ये अच्छे से पता हो। तो
अभी नहीं भी पता तो अभी बता रहा हूं। देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये तो मैंने बता दिया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको ये तो समझ में आ जाएगा, लेना और देना, है ना। जब इलेक्ट्रॉन का लेना देना होता है तब ऑक्सीडेशन रिडक्शन वर्ड आते हैं। तो ऑक्सीडेशन कौन सा होता है, तो इसमें कई बार कंफ्यूजन होती है, तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, मैं याद करता था, ऑयल रिग। ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन, तेल का कुआं। ऑक्सीडेशन इज लॉस, कभी भी लॉस होगा ऑयल ऑक्सीडेशन। रिग मतलब कभी भी अगर रिडक्शन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये पता है, और जो लगेगा ऐसे मैं बता दूंगा आपको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही है, तो इस रिएक्शन को हमने क्या बोल दिया, रिडॉक्स रिएक्शन। तो अगर हम इस कंटेनर के अंदर पूरी रिएक्शन को देखें क्या हो रहा है, तो एक ऑक्सीडेशन हुआ, एक रिडक्शन हुआ, तो नेट क्या हुआ, अगर नेट देखना चाहें तो नेट देखते हैं। तो कभी भी अगर आपको नेट रिएक्शन निकालनी रहती है, रिडॉक्स रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन दोनों को ऐड करा दीजिए, ये सिंपल तरीका होता है। तो पहली रिएक्शन है Zn से Zn+2 बना, ये आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और यहां Cu+2 से उसने 2 इलेक्ट्रॉन खाए, ये कॉपर बना, ये रिडक्शन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन और ये आपकी रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो ये क्या बन रहा है, Zn प्लस Cu+2, और तुम्हें दे रहा है, क्या दे रहा है, Zn+2 और Cu। ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, अपोजिट साइड है। ठीक है, ये आपकी नेट रिएक्शन है। तो क्या बताना चाहता हूं मैं आपको, मैं ये बताना चाहता हूं, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा था, ये वाली रिएक्शन, और ये आप अभी क्लास 11th में पढ़ रहे हो। दोनों सेम रिएक्शन है, आपको देखने में नजर में अलग अलग लग सकती है, ये अलग ये अलग, लेकिन ये सेम ही रिएक्शन है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये रिएक्शन कैसे हो रही है उसको मैंने सिखाया, और ये दोनों रिएक्शन कैसे सेम है तो अभी मैं आपको दिखाता हूं। तो ये Zn है, ये अपना Zn, यही वाला, ये वाला Zn, और ये Cu+2 है। तो ये जो Cu+2 है ना, ये एक्वस फॉर्म में, तो ये ऐसे रहेगा नहीं, इस पे +2 चार्ज रहेगा, इस पे 2-। और ऐसे जिंक सल्फेट है, तो ये कैसे Zn+2 पे चार्ज है और इस पूरे पे 2-, ये सोल्यूशन के अंदर आ चुका है। तो आप देखो, ये सल्फेट है ना, इसका कोई रोल नहीं है, ये ऐसे का ऐसा रहा, इसने कुछ नहीं किया। हुआ क्या, ये आपके यहाँ पे जिंक है ना, जिंक कन्वर्ट हो गया Zn+2 में, ये रिएक्शन भी वही बताना चाहती है। और Cu+2 किस में कन्वर्ट हो गया, Cu में। तो यहाँ पे भी तो ऐसा ही हुआ, जिंक ने 2 अपने इलेक्ट्रॉन्स निकाले और कॉपर ने वो 2 इलेक्ट्रॉन लिए। तो ये जो रिएक्शन है, जो ऊपर डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन हम बोल रहे हैं, ये मतलब इसमें क्या हो रहा है, Zn का तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया, और कॉपर का क्या हो गया, ये रिडक्शन। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन थी, समझ में आया। तो एक बार फिर से यहाँ पे आ रहे हैं हम, एक बार ये दिखाना है मुझे, यस, यहाँ पे आ रहे हैं हम, देखिए। तो वो जो रिएक्शन हो रही थी उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम आगे चलते हैं, और आगे एक बार मैं पानी पी लेता हूं, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। और यहां पे क्या था, यहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा था, और हम गैल्वेनिक सेल में घुसे हुए हैं, हम गैल्वेनिक सेल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो गैल्वेनिक सेल हमें बनानी है, मतलब केमिकल से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनानी है। तो मैंने उसके बारे में थोड़ा सा बताया, एक रिएक्शन के बारे में। अब मुझे है ना केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनानी है। तो एक केमिकल रिएक्शन के बारे में मैंने बताया। अब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी आप सभी को पता होगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट, है ना। और इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या, तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब फ्लो ऑफ चार्ज। यस, तो अगर कोई वायर है उसके अंदर से चार्ज फ्लो कर रहा है तो हम बोलेंगे उसके अंदर करंट है। तो जो वायर है उसके अंदर क्या फ्लो करता है, चार्ज, है ना, इसलिए करंट बोलते हैं। और चार्ज किस फॉर्म में होता है, क्या हो रहता है वो, तो वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर हमें करंट लाना है तो हमें इलेक्ट्रॉन को चलवाना है। समझ में आई बात। अगर इलेक्ट्रॉन चलेगा, अगर चार्ज फ्लो होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है
इस रिएक्शन में क्या हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, है ना। कैसे चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन है ना एक जगह से निकल के दूसरी जगह पे जा रहे हैं। कहां से जा रहे हैं, जिंक से कॉपर के पास जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये रिएक्शन अपने आप हो रही है और उस इलेक्ट्रॉन को चुराना है अपने पास, उसकी जो एनर्जी है ना उसको यूज करना है। अब कैसे करें, तो हमें है ना यहाँ से, मतलब ये जो रिएक्शन हो रही है यहाँ पे इस लिक्विड के अंदर, तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन को चुरा के अपने पास लेके आना है और फिर कॉपर के पास भेजना तो कॉपर के पास है, ठीक है। अगर कॉपर के पास नहीं गया तो फिर वो एक ही इलेक्ट्रॉन ले पाओगे, दूसरा नहीं मिलेगा आपको, समझ में आया, उसको पता चल जाएगा। मजाक कर रहा हूं भाई। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन का लेना देना हो रहा है, तो इसका यूज करना है। तो यूज कैसे करेंगे, तो हमें इसको वायर के अंदर से गुजारेंगे। वायर के अंदर से जब गुजरेगा, तो जब हम उसको बल्ब के अंदर से गुजारेंगे तो बल्ब जलेगा, तो हमें उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिल जाएगी और फिर इलेक्ट्रॉन वापस कॉपर के पास भेज देंगे। तो ये हमारा प्लान है। मतलब इस तरीके से हम क्या करना चाहते हैं, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बनाना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि यार अपन ऐसा करते हैं, एक वायर लेते हैं, बिल्कुल जिंक के, ऐसे बिल्कुल जिंक के साथ होते हुए ले लेते हैं और ऊपर एक लगा देते हैं बल्ब, और फिर इस वायर को वापस इसके पास ही भेज देते हैं, ठीक है। तो ऐसा मैंने सोचा, लेकिन ऐसा काम नहीं किया, ये काम नहीं कर पाया। क्यों, क्योंकि जो मैं वायर ले रहा हूं ना, वो वायर का साइज बहुत बड़ा है। ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है ना, बहुत छोटे लेवल पे होता है। नैनो आपने छोटा सुना होगा, तो ये नैनो से भी छोटा स्केल पे ये ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन जब भी इसके सरफेस पे निकलते हैं, तभी कॉपर जाके पकड़ लेता है, उसके बिल्कुल जड़ में बैठा रहता है, बिल्कुल पास में बैठा रहता है। और इतना पतला वायर हमारे लिए बनाना पॉसिबल नहीं है। तो बात यह है, जो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उसको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। वो है, चल रहा है, मूवमेंट कर रहा है, लेकिन उस एनर्जी को हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको कैसे यूज करें, तो उसका अब सोल्यूशन ढूंढते हैं, इसको कैसे यूज किया जाए इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को। तो हम एक काम करते हैं, हमने इसका जुगाड़ निकाला। तो जुगाड़ कैसा निकाला, तो देखिए आप, हमने इस बार है ना 2 कंटेनर लिए अलग अलग। इस तरफ मैंने जिंक की रोड रखी और ऐसा ही सेम लिक्विड मैंने इस तरफ भी बनाया। मतलब ऐसा कंटेनर एक और लिया मैंने दूसरी तरफ, लेकिन इस बार इसमें है ना जिंक ना लेके मैंने इस बार इसमें लिया कॉपर, ठीक है। ये एक काम किया मैंने। और दूसरा काम क्या किया, आप समझते रहे ना। दूसरा काम मैंने ये किया कि ये जो लिक्विड है ना, इसके अंदर मैंने जिंक है, इसी का एक आयन लिया। कौन सा आयन लिया, Zn+2 आयन लिया। और इसके साथ ये कभी भी अकेला नहीं रहेगा, इसके साथ ये किसी ना किसी के साथ रहेगा। तो इसके साथ नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो नेगेटिव चार्ज मतलब आप कुछ भी ले सकते हो। मैं सल्फेट ले रहा हूं अभी। तो मैंने क्या कहना चाहता हूं, इस सोल्यूशन के अंदर जिंक सल्फेट रखा पानी में डिजोल्व करके, और उसके अंदर एक जिंक की रॉड मैंने डिप कर दी। और यहां पे भी मैंने कुछ ऐसा ही किया। ये पानी है और पानी के अंदर ये जो आयन है, इसी का एक आयन ले लिया मैंने, Cu+2 आयन ले लिया। और SO4 2- ये सॉल्ट इसके अंदर डिजोल्व करा दिया। और फिर मैंने एक वायर उठाया और वायर में मैंने एक बल्ब लगा दिया और इसको जोड़ दिया। और जैसे मैंने इसको जोड़ा, बल्ब एकदम ग्लो कर गया। मैं बोला ये क्या हो गया। तो जैसे ही हम ऐसा करते हैं, बल्ब ग्लो हो जाता है। तो मतलब हमने बैटरी नहीं लगाई, बैटरी बनाई है ना, इस वजह से ग्लो कर रहा है। तो हम बैटरी बना दी हमने। तो ये बैटरी इस तरीके से बन जाती है, गैल्वेनिक सेल ऐसे बनती है। कैसे बन रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, तो इसको देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, कैसे ये बल्ब जल पा रहा है और क्या हुआ एक्चुअली इन सब चीजों को ऐसा करने से। तो यहाँ पे ऐसा हुआ, ये जो जिंक है ना, ये जिंक इसने अपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। इसका जो एटम है, यहाँ पे बहुत सारे एटम हैं, उसमें से ये जो एटम है, इसने ना अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दी और ये कन्वर्ट हो गया Zn+2 में। आप देखना यहाँ पे दिख रहा है। तो ये एक एटम किस में कन्वर्ट हो गया, Zn+2 में। और इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहे, ठीक है। और ये Zn+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के ये पानी के अंदर आ गया, SO4 ने इसको खींच लिया। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इस रास्ते से चलने लगे और इस वायर के अंदर से
इस वायर के अंदर से चलते 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 इस बल्ब तक पहुंचे, बल्ब को एनर्जी थी और फिर यहां पे आए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंच चुके हैं। कौन पहुंच चुके हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, जैसे इलेक्ट्रॉन दिखे ये Cu+2 भाग के इन दोनों इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचा और ये Cu+2 ने क्या किया, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को खा लिया, Cu+2, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लिया और ये बन गया Cu। ठीक है, और यहां पे क्या हुआ, इस जगह पे क्या हुआ था, तो इस जगह पे क्या हुआ था भाई, यहां इस जगह पे हमारा ये हुआ था कि ये जो Zn की रोड है ना, इसने 2 अपने इलेक्ट्रॉन्स निकाले थे, दिख रहा है तो मैं थोड़ा साइड में लिखता हूं। तो इसने 2 अपने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए थे और बन चुका था Zn+2। ठीक है, तो यहां पे भी जैसा पहले कुछ हो रहा था वैसा ही कुछ कुछ नजर आ रहा है। आप नजर अगर ढंग से देख पा रहे हो तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकले तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने को ऑक्सीडेशन। आप बस बने रहिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा ये सारी चीजें, बस स्टोरी में घूम रही है, इसको समझते रहिए क्या हो रहा, हो क्या रहा है। जब थोड़ी देर बाद हम यहां से बाहर निकलेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपको तो सब कुछ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे है ना, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ये जो इसने ना इलेक्ट्रॉन खाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं इस एक कंटेनर की बात ना करूं, ये एक कंटेनर ये हो नहीं पाएगा अगर ये कंटेनर ना हो, तो ये बल्ब नहीं जलेगा अगर एक ही कंटेनर है। तो हम इस पूरे 2 कंटेनर को अगर एक साथ समझे, इस पूरे को एक कंटेनर समझे, ये पूरी एक सेल बन चुकी है, क्योंकि ये बल्ब जो जल रहा है इन दोनों की मदद से जल रहा है, तो ये पूरी एक सेल है, इन दोनों को मिला के एक सेल है। ठीक है, तो इस पूरी सेल के अंदर क्या हो रहा है, एक तरफ तो हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक तरफ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो पूरी सेल की अगर हम रिएक्शन लिखने, तो दोनों रिएक्शन को ऐड करना है। तो नेट रिएक्शन जब हम देखेंगे तो क्या हो रहा होगा, Zn है, Zn से Zn+2 बना और उसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले और उस तरफ Cu+2 ने उन 2 इलेक्ट्रॉन को खाया और क्या बन गया, Cu बन गया। तो आप देख पा रहे हो, कुछ समझ पा रहे हो, Zn से Cu+2 बना और Zn+2 से क्या बना, Cu बना। तो आप क्या देख पा रहे हो, आप ये देख पा रहे हो तो सेम रिएक्शन जो पहले हो रही थी, जो एक कंटेनर में हो रही थी वही रिएक्शन है ये, तो है ना। तो यस, ये वही रिएक्शन है, पहले वाली रिएक्शन है, बस उसको करने का स्टाइल बदल दिया हमने उसको अब एक कंटेनर में नहीं कराया है, हमने उसको 2 अलग अलग कंटेनर में कराया है। 2 अलग अलग कंटेनर में कराने का कारण क्या है, सेम रिएक्शन है लेकिन उसको एक अलग ढंग से हमने किया है। तो ऐसा क्यों किया है हमने, तो इसका कारण ये है, जब हम एक कंटेनर में करा रहे थे तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, यूज हो रहे थे रिएक्शन के दौरान, उनकी एनर्जी का हम यूज नहीं कर पा रहे थे। तो अगर हम उसको 2 कंटेनर में करा दिया तो उससे हमने जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल रहे हैं उसका यूज कर पाए, हम बल्ब जला पाए, है ना। तो इस एनर्जी को मतलब ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को अगर हमें यूज करना है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए तो हमें 2 कंटेनर लगते हैं। तो ये जो पहला कंटेनर है इसको हाफ सेल बोलेंगे हम, ये आधी सेल है, ये पूरी सेल नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, ये आपकी हाफ सेल है, हाफ सेल है, आधी सेल है। और ये भी आधी सेल है यार, ये क्या पूरी सेल थोड़ी ना है, इस अकेले को हाफ सेल ही बोलेंगे। इस कंटेनर को हमेशा गैल्वेनिक सेल के अंदर 2 कंटेनर रहेंगे और दोनों को हाफ सेल बोलेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इसका जो नाम है हाफ सेल, इसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हमेशा गैल्वेनिक सेल में एक तरफ ऑक्सीडेशन होगा और एक तरफ रिडक्शन होगा, ये फिक्स है, तय है, ये हर एक गैल्वेनिक सेल में ये 2 चीज होनी है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। और वो 2 अलग अलग कंटेनर में होनी है, एक कंटेनर में होगी ऑक्सीडेशन और दूसरी कंटेनर में होगी रिडक्शन। तो इस वाली हाफ सेल को बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसको बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल। अगर हम पूरी सेल की बात करें तो पूरी सेल में क्या हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, एक तरफ ऑक्सीडेशन एक तरफ रिडक्शन। तो पूरी सेल को अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन। और कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, ये वाली। तो ये जो नेट रिएक्शन है जो हमने दोनों को ऐड करके लिखी, इसको हम बोलते हैं सेल रिएक्शन, या आपकी नेट रिएक्शन है, इस पूरी सेल की ये नेट रिएक्शन है। ठीक है, इतना समझा। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, किसी भी गैल्वेनिक सेल में आपको ऐसा ही मिलेगा, 2 कंटेनर मिलेंगे, एक में ऑक्सीडेशन होगा एक में रिडक्शन होगा। ठीक है, अब मैं कुछ
और चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे बताता हूँ, बड़ी मज़ेदार चीज़। तो ऐसे हम बैटरी बना सकते हैं, ऐसे हम सेल बना सकते हैं, लेकिन अभी हमें बहुत कुछ जानना है, सेल बनाने नहीं भागना है। अभी हम जानेंगे और चीज़ों के बारे में। तो ऐसा हुआ, जब मैं इस चैप्टर को पहली बार अपने बच्चों को पढ़ा रहा था, तो स्टार्टिंग में जब मैं कॉलेज में ही पढ़ता था तो मेरे पास 3 बच्चे होते थे जिनको मैं ऐसे ही पढ़ाता था फ्री में। वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, तो उन बच्चों को पढ़ाता था। तो एक बार जब जब मैं इनको ये चैप्टर पढ़ा रहा, तो वो बोले कि सर हमें है ना, भैया बोलते थे मुझे। तो ये बहुत पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, 2013-14 की बात बता रहा हूँ। तो वो बोले कि भैया हमें ना ये बनानी है, बैटरी बनाने में इंटरेस्ट है। वो आई थिंक उनको इंटरेस्ट इसलिए होगा क्योंकि उनकी बैटरी की दुकान थी यार, इन्वर्टर वगैरह की, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना। तो वो बोले कि हमें बैटरी को बनाना है, तो बैटरी को बनाना है, तो उन्होंने ये चीज़ लेके आए मेरे पास, और ये जिंक की रोड लेके आए कहीं से भी जुगाड़ करके, और ये लिक्विड लेके आए, मतलब जिंक सल्फेट लेके आए, और कॉपर लेके आए, कॉपर सल्फेट लेके आए, और एक छोटा सा बल्ब लेके आए। और जैसे उन्होंने लगाया, बल्ब एक बार ग्लो किया, फिर बंद, मतलब अगले ही सेकंड, मतलब एक बार हल्का सा ग्लो किया, फिर हम कुछ भी उसको हिलाते रहे, कुछ भी करते रहे, फिर नहीं चला वो। तो हमें समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया ऐसा। तो फिर उस टाइम तक मुझे ज़्यादा केमिस्ट्री आती नहीं थी यार, जब मैं कॉलेज में था उस टाइम तक मुझे ज़्यादा आती नहीं थी, मैं सीख रहा था उस टाइम पे, स्टार्टिंग इस मतलब पे दिन थे मेरे। तो उस टाइम पे मैं खुद सीख रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आया कि यहाँ पे क्या हुआ। फिर मैं थोड़ा उसके बारे में सोचा, तो 2-3 दिन बाद मुझे समझ में आया कि उसके अंदर क्या दिक्कत थी। तो ये जो बैटरी है, इसके अंदर एक चीज़ की कमी है। ये जो गैल्वेनिक सेल है, इसको गैल्वेनिक सेल बोलेंगे। तो इसके अंदर एक चीज की कमी है, और वो चीज थी सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज एक मस्ट चीज होती है किसी भी गैल्वेनिक सेल के लिए। तो गैल्वेनिक सेल के लिए देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है। पहली चीज, 2 कंटेनर, एक तरफ ऑक्सीडेशन होगा, एक तरफ रिडक्शन होगा, ठीक है। और दूसरी चीज है ये सॉल्ट ब्रिज। दूसरी बोलो या तीसरी बोलो, क्योंकि 2 तो हो गए कंटेनर, और तीसरी चीज होगी हमारी सॉल्ट ब्रिज। तो 3 चीज हमें गैल्वेनिक सेल में लगते हैं। तो ये सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, तो पहले सॉल्ट ब्रिज मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। हमने क्योंकि बनाया था, तो कैसे बनाया था, तो मैंने उनको बोला कि एक यूट्यूब ले आओ कहीं से तुम जुगाड़ करके। यूट्यूब मतलब ऐसे यू शेप की एक ट्यूब ले आओ, कहीं से भी उठा लाओ इसको गोल, ठीक है। और इस ट्यूब के अंदर हमने क्या किया, एक पानी के अंदर पानी लिया, और पानी के अंदर एक सॉल्ट डाल दिया, और उसको मिक्स कर दिया। तो सॉल्ट कौन सा लिया मैंने, सॉल्ट ब्रिज है ना इसका नाम। तो इसमें सॉल्ट लिया, तो पहली बार मैंने ना इसमें नमक डाल दिया। क्या डाल दिया, नमक। लेकिन नमक डाल दिया, ऐसे नमक लिया और इसके अंदर डाल दिया, और फिर इसके ऊपर है ना कॉटन लगा के, ऐसे कॉटन लगा के, ऐसे कॉटन लगा के उसके अंदर ये जो चीज है इसके अंदर डाल दिया। मुझे ये समझ में आया था यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज की कमी है, ठीक है। तो यहाँ पे वो सॉल्ट ब्रिज लगा दिया ऐसे उल्टा करके, और यहाँ पे कॉटन लगी हुई है। ये कॉटन इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये सारा एकदम एक ही में मिक्स ना हो जाए एकदम, इसलिए कॉटन इसको रोकने के लिए लगा रखी है, ठीक है। तो NaCl लिया, लेकिन वो काम नहीं बना। तो मुझे समझ में नहीं आया, सॉल्ट ब्रिज तो लगा दे, फिर भी ये काम नहीं कर रहा है। तो सॉल्ट ब्रिज में NaCl काम नहीं करता है। क्यों काम नहीं करता है उसके बारे में अभी बताऊंगा। NaCl का काम नहीं होता है। तो मैंने बोला कि यार NaCl से काम नहीं बना, तुम ऐसा करो कहीं से ये उठा लाओ KCl। तो कहीं से वो KCl का जुगाड़ करके लेके आए, KCl लेके आए। तो उन्होंने इस KCl को इसके अंदर मिक्स कर दिया। तो इसके अंदर बहुत सारे K+ और Cl- आयन है, और जैसे ही हमने ऐसा किया, KCl इसके अंदर डाला, तो ये जो बल्ब है जलने लग गया, मजा आ गया। तो अब KCl ने ऐसा क्या कर दिया जिससे बल्ब जलने लगा जो रुक गया था। तो इसको समझते हैं, बड़ी मजेदार चीज है। तो KCl ने ऐसा क्या किया, तो हुआ क्या था जिसकी वजह से बल्ब नहीं चल रहा था, पहले उसको समझना है, और फिर हम समझेंगे कि ये फिर KCl डालने से वो चीज कैसे सही हो गई। तो एक बार मैं अगले पेज पे चलता हूं। अगले पेज पे मैं वो पहली वाली रोड है, मतलब जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल थी, उस पर फोकस कर रहा हूं। यहाँ पे आपने क्या लिया था, यहाँ आपने Zn लिया था,
ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या ले रखा था, ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर क्या ले रखा था, याद करो क्या ले रखा था, इसी का आयन ले रखा है। कौन सा आयन ले रखा है, आपने ले रखा है जिंक +2 SO4 2-। तो देखो बच्चों, आपको याद नहीं करना है चीजों को, आपको बस स्टोरी में गुम रहना है। आपको कब याद हो जाएंगी चीजें आपको खुद नहीं पता चलेंगी, है ना। तो आप ये मत सोचिए कितना बड़ा हो गया लेक्चर या कैसे याद करेंगे इसको, इतनी सारी चीजें सर बोल रहे हैं, सारी चीजों को लिखूं क्या। यहाँ लिखना विखना नहीं है, यहाँ बस फील करना है, उसको समझना है। आप जितना समझोगे, जितना अच्छे से आप देख पाओगे चीजों को, जो जो मैं बोलूंगा वो अगर आप समझते जाओगे तो हमेशा के लिए वो अपने आप परमानेंट आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस आप ज्यादा परेशान ना होके बस चलते चलिए। ये आपको याद आ रहा है, एक रोड डाली थी जिंक सल्फेट के अंदर, हम अलग अलग कंटेनर में हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल है ये वाली रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या था, इसमें ऐसा हुआ था, यहाँ पे बहुत सारे जिंक के एटम हैं, इसमें से मान लेते हैं हम एक एटम पे फोकस करते हैं, तो ये जो एटम है, ये वाला जो एटम, ये वाला एटम, ये वाला एटम, ये यहां से उठ के पानी के अंदर आया है, ठीक है ना, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। और ये जब पानी के अंदर आया है तो इस ये क्या बन चुका है, इस पे कौन सा चार्ज था, ये Zn+2 बन गया था, क्योंकि ऐसा कुछ रिएक्शन, ऐसी कोई रिएक्शन हुई थी, Zn ने इलेक्ट्रॉन निकाले थे और Zn+2 बन गया था, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से होते हुए उस तरफ चले गए थे। तो यहाँ पे क्या बना है, ये जो एटम था ये Zn+2 में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हो गया, इसकी वजह से ये हो गया कि जो सॉल्यूशन था ना, पहले इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज था, जितने Zn+2 थे उतने सल्फेट आयन थे, तो जितना पॉजिटिव चार्ज था अभी तक उतना ही नेगेटिव चार्ज हुआ करता था। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जितने थे 1 लाख थे तो ये भी 1 लाख थे, अगर ये 10,000 थे तो ये भी 10,000 थे, बराबर अमाउंट में थे। अब एक Zn अगर यहाँ पे आया तो हुआ क्या, तो हुआ ये कि यहाँ पे है ना, ये प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया, नेगेटिव चार्ज तो उस तरफ चला गया, प्लस चार्ज इस सॉल्यूशन के अंदर आ गया। तो प्लस चार्ज आ गया तो उसकी वजह से जो सॉल्यूशन अभी तक जो न्यूट्रल हुआ करता था वो कैसा बन चुका है, वो सॉल्यूशन आपका कैसा बन चुका है, वो सॉल्यूशन आपका पॉजिटिव चार्ज बन चुका है। सॉल्यूशन कैसा बन चुका है, पॉजिटिव चार्ज, इस सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। ये तो एक आया, अब जैसे ये एक Zn+2 इसके अंदर है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, और आएंगे तो और ज्यादा डेवलप होगा, ज्यादा डेवलप होने लग जाएगा अगर ज्यादा आएंगे तो अब इससे क्या होगा, अब 2 इलेक्ट्रॉन तो चले गए, अब ये नेक्स्ट जो दूसरा जिंक का एटम है ये भी यहाँ पे एंट्री मारना चाहता है। ठीक है, तो ये भी अपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए इसने, और ये भी चाहता है कि इसके अंदर आए, क्योंकि इसकी टेंडेंसी है, ये Zn+2 में जाना चाहता है। ठीक है, तो ये Zn+2 में अगर इस तरफ जाने की भी कोशिश भी करेगा तो ये कोशिश करके भी नहीं कर पाएगा, ये इसके अंदर आ नहीं पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये जो Zn है ना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और सॉल्यूशन के अंदर भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो सॉल्यूशन इसको रिपेल करेगा, आने ही नहीं देगा यहाँ पे। ठीक है, अगर ये आएगा ही नहीं तो वापिस जाके उन दोनों इलेक्ट्रॉन को वापिस अपने पास रख के वहीं पे बैठ जाएगा, वो आने नहीं, अगर यहाँ पे नहीं आया तो। मतलब क्या कहना चाहता हूं, सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये जो दूसरे Zn के एटम थे वो अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाल पा रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे तो उस सेल तक पहुंचेंगे कैसे यार, है ना। इसलिए हमारे बल्ब ने काम करना बंद कर दिया था एक बार में बस जल के, क्योंकि एक बार 2 इलेक्ट्रॉन गए बस जल गया बल्ब, उसके बाद फिर बंद, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पा रहे हैं। और ऐसा ही कुछ इस तरफ भी हुआ है, ये तो हमने आधी सेल देखी, अभी पूरी सेल देखना है, दूसरी तरफ भी समझना पड़ेगा दूसरी तरफ क्या हुआ। तो अगर हम दूसरी तरफ देखें, दूसरी तरफ हमारा रिडक्शन हो रहा था ना, तो यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर वही अपना क्या था, इस सॉल्यूशन के अंदर अपना Cu+2 और SO4 2- है, कॉपर सल्फेट है, पता नहीं आपको दिख रहा होगा ये कलर या नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या, थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा है। ठीक है, तो इस पे ना कॉपर, ये रोड थी हमारी, कॉपर की रोड है। अब यहाँ पे ना, यहाँ इसके पास है ना इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, कहाँ से आए हैं, वहां से आए हैं, बड़ी दूर से चल के आए हैं, वहां से जिंक की रोड से आए हैं, इस तरफ इलेक्ट्रॉन के उसके बल्ब के अंदर से होते हुए ये पहुंच रहे हैं यहाँ पे। और जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, ये Cu+2 उनके पास झपटेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन को खा जाएगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन को खाएगा तो क्या बनेगा, तो Cu+2 +2 इलेक्ट्रॉन, और ये बन गया Cu। तो Cu+2 ने जाके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया और बन गया Cu।
अब इससे क्या हुआ, अब इससे ये हुआ Cu+2 तो गया यार। ये जो सॉल्यूशन था, ये जो सॉल्यूशन था पहले है ना, पहले न्यूट्रल हुआ करता था। क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज था। अब ये Cu तो चला गया यहाँ से, तो इसके जाने से क्या फर्क पड़ा कि इस सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होने लग गया, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। जैसे ही वहां गया तो इस सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, जैसे ही Cu+2 वहां पे पहुंच गया। अब इस नेगेटिव चार्ज डेवलप होने से क्या हो गया, तो अब इस नेगेटिव चार्ज डेवलप होने से ये हो गया, अब यहाँ पे ये थोड़ा ना कि बस एक ही Cu+2 SO4 है, और भी हैं। तो दूसरे जो Cu+2 हैं और SO4 तो कुछ नहीं, ऐसे ही बस उसको तो देखने के लिए बैठा हुआ है, उसका कोई काम नहीं है। तो ये जो Cu+2 है, अब ये अगर दूसरी बार अगर इलेक्ट्रॉन आते, मान लो आ जाते वहां से किसी भी हालत में छूट छाट के, अगर वहां से इलेक्ट्रॉन आ जाते यहाँ पे, फिर भी ये जो Cu है ऊपर नहीं जा पाता, ये जो Cu है यहाँ पे नहीं जा पाता। क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, इसको खींचता अपनी तरफ, इसको अपनी तरफ खींचता। क्यों खींचता? क्योंकि प्लस चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इसको जाने नहीं देता, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर कैसा चार्ज डेवलप हो चुका है, नेगेटिव। तो अगर वहां से इलेक्ट्रॉन आ भी जाते तो ये उसको ले नहीं पाता। अगर ले नहीं पाता तो फिर तो अगली बार में मतलब इम्पॉसिबल हो जाता वहां से इलेक्ट्रॉन आना, आते ही नहीं इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं खाए जाएंगे तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, तो ये बैटरी काम क्यों नहीं कर रही है? तो बैटरी काम ना करने के कारण बस इतना ही है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं इसको, ये जो हमने ये पानी के अंदर जो सॉल्ट डिजोल्व कर रखा है, ये जो Cu+2 कॉपर सल्फेट है पानी के अंदर है, इनको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, दोबारा बता देता हूँ इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है ऐसा कोई सब्सटेंस जो पानी में जाने के बाद आयन प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो कॉपर सल्फेट ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, ये जो चीज है ना, ये पानी, इसको इलेक्ट्रोलाइट बोल रहे हैं हम। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, इसके अंदर है ना चार्ज डेवलप हो चुका है। कैसा चार्ज डेवलप हो चुका है? इसमें नेगेटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज। तो वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ना रोक रहा है, वो होने नहीं दे रहा है। तो अगर हमें इस सेल को चलाए रखना है तो हमें ये जो चार्ज डेवलप हो रहा है इसको कैंसिल करवाना है। तो इसको कैसे कैंसिल करवाएं? तो इसलिए हम सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं इसको कैंसिल करवाने के लिए। अब देखेंगे कैसे कैंसिल करें। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, फिर आगे चलते हैं। अब इससे आगे चल रहे हम, तो इससे आगे अब सॉल्ट ब्रिज को समझते हैं। सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है, कैसे सॉल्ट ब्रिज हमारा मतलब इस परेशानी से हमें छुटकारा दिला पाता है। तो सॉल्ट ब्रिज में क्या लिया था हमने? एक यू ट्यूब ली थी। ये यू ट्यूब है, ग्लास की ट्यूब है, और इसके बाहर की तरफ हमने कॉटन लगा रखी है यहाँ पे, और यहाँ पे भी कॉटन लगा रखी है। और इसके अंदर जो सॉल्यूशन हमने ले रखा है वो ले रखा है NaCl का, नहीं KCl का। अभी KCl का ही क्यों लिया, दूसरा क्यों नहीं लिया? तो इसके अंदर बहुत सारे K+ और Cl- आयन है, पानी इसके अंदर भी है ना, ठीक है। ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका यूज कर रहे हैं हम। इस सॉल्यूशन के अंदर कौन सा चार्ज डेवलप हो चुका है? नेगेटिव चार्ज। अब तो जो इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो धीरे धीरे से इसके अंदर आएंगे, धीरे धीरे से। इसलिए हमने कॉटन लगा रखी है और इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो चुका है, जितना पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, Zn+2 आया, +2 चार्ज आया, सट से 2 सेल नीचे आ जाएंगे और इसको सॉल्यूशन को क्या बना देंगे? न्यूट्रल। अब इस पे कोई चार्ज नहीं रहेगा, न्यूट्रल। अगर ये न्यूट्रल हो गया तो अब दूसरा जो एटम था वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकता है और अंदर आ सकता है। तो इस सॉल्यूशन को न्यूट्रल बनाना है, इसलिए हमने सॉल्ट ब्रिज का यूज किया। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था तो नेगेटिव चार्ज वहां से डिफ्यूज हो गए। और इसी तरीके से यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है K+, वो इसके अंदर आके डिफ्यूज हो जाएंगे और इसको कैंसिल कर देंगे। तो ये भी कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल। अब दूसरे Cu+2 इजिली ऊपर जा सकते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है? तो सॉल्ट ब्रिज का इतना काम है कि वो हमारी जो सोल्यूशन है उसको न्यूट्रल बनाए रखने में हमारी मदद करता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा और सॉल्ट ब्रिज के बारे में, कि हमने ये हमारा NaCl वहां पे काम क्यों नहीं किया। NaCl अगर हम डालते तो क्या दिक्कत आती, KCl क्यों काम किया? तो इसका कारण ये है कि ये जो NaCl है ना, इसमें जो आयन है Na+ वो छोटा है और Cl- आयन वो बड़ा है।
मतलब साइज का डिफरेंस है यहाँ पे जो K प्लस और Cl माइनस आयन है, प्लस माइनस, ये दोनों लगभग सेम साइज के हैं। तो अगर दोनों सेम साइज के हैं तो दोनों की स्पीड है ना वो एक जैसी रहेगी, और इन दोनों की स्पीड है ना अलग अलग हो जाएगी। तो एक जैसी स्पीड हमें क्यों चाहिए? क्योंकि भाई मैंने आपको क्या बताया था, सिर्फ अगर इसको न्यूट्रल कर दिया फिर भी अपना बल्ब काम नहीं करेगा। इसको न्यूट्रल करने से बात नहीं चलेगी, इसको भी न्यूट्रल करना पड़ेगा, क्योंकि इसको न्यूट्रल कराए ऑक्सीडेशन होने लगेगा लेकिन रिडक्शन नहीं होगा। हमें तो दोनों रिएक्शन करानी है, तो इसको भी न्यूट्रल कराना है, इसको भी न्यूट्रल कराना है, और दोनों को एक ही टाइम पे कराना है, मतलब एक जैसे टाइम पे दोनों न्यूट्रल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये न्यूट्रल है, ये थोड़ी देर बाद हो रही है, तो रुकी रहेगी वो तब तक, ठीक है ना। तो आपका बल्ब एक बार जलेगा फिर बंद हो जाएगा, फिर पता नहीं कितनी देर में जलेगा या नहीं जलेगा। उसकी इतनी टेंशन क्यों ले रही हमें ऐसा सॉल्ट यूज करना है जिसमें दोनों आयंस की स्पीड एक जैसी हो। तो ये लगातार दोनों को एक ही टाइम पे क्या करके रखेंगे, न्यूट्रल करके रखेंगे, तो अपना सेल लगातार चलता रहेगा, अपना जो बल्ब है लगातार जलता रहेगा और सेल अपना चलता रहेगा। तो ये समझ में NaCl क्यों यूज नहीं कर सकते, KCl का यूज कर सकते हो, और किसका यूज कर सकते हो आप, KNO3 का भी यूज कर सकते हो, आप इसका भी यूज कर सकते हो, आप अमोनियम नाइट्रेट का भी यूज कर सकते हो। बस जो भी चीज आप ले रहे हो, पहली चीज तो ये कि दोनों का साइज लगभग सेम हो। आपको कभी सॉल्ट ब्रिज बनाना है तो अगर आपके पास KCl नहीं है तो आप बस साइज चेक कर लेना इन दोनों कैटायन एनायन का, जिन कैटायन और एनायन का साइज सेम है उनको देख लेना, और उसके हिसाब से आप एक सॉल्ट उठा लेना, उसको इसके अंदर मिक्स कर देना। और एक आगे आप कभी और गलती ना कर दो, मतलब तो आप कभी भी ये जो लोगे सॉल्ट, कोई भी आप चूज कर रहे हो, तो उसमें बस इतना ध्यान रखना कि जो सॉल्ट है ना, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पे, इसके साथ रिएक्ट ना कर जाए, इनके साथ वो रिएक्ट ना करे, इनर्ट रहे। इनके साथ आके ऐसा ना हो कि Cl माइनस आयन किसी आग के साथ, चीज के साथ जाके जुड़ गया वहां पे। जैसे ऐसा हो जाता है कई बार कि Cl माइनस आयन इस तरफ आ रहा था और इसके अंदर है ना कहीं Ag प्लस थे। अगर ऐसा होता, अभी तो नहीं थे, यहाँ पे Cu+2 थे, तो Cl माइनस, ये Cl माइनस इसके साथ जाके जुड़ जाता है और प्रेसिपिटेट बना देता है AgCl। तो Ag प्लस के साथ तो इसको कभी यूज मत करना, KNO3 यूज कर लेना। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, हमें दो चीजों का ध्यान रखना है जब सॉल्ट ब्रिज बनाना है। तो सबसे पहली चीज, उनका साइज सेम रहे, ऐसा नहीं चलेगा, और साइज के साथ साथ हम ये भी चेक कर लेना कि इनर्ट रहे, किसी के साथ रिएक्ट ना करे। अगर मान लो सॉल्ट ब्रिज लगाने के बाद भी आपका वो काम नहीं कर रहा है, तो एक कारण ये भी हो सकता है कि वहां पे वो प्रेसिपिटेट बन रहा हो, न्यूट्रल करने की जगह वो तुम्हारे उसी को खा गया, जो अपना इलेक्ट्रोलाइट लिया था उसके साथ ही रिएक्ट कर गया, उसी को खत्म कर दिया। तो इससे थोड़ा सा सावधान रहना है। और अगर आपके साथ ये दिक्कत आ रही है कि आप इसको लगा रहे हो और कॉटन निकल जा रही है बार बार, ऐसा भी हो जाता है कई बार कि कॉटन अच्छे से नहीं बैठी, आपने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत से सॉल्ट ब्रिज बनाया, बैटरी बनाई, उससे वो सारा सॉल्ट ऐसे ही मिक्स हो गया। तो उससे बचने के लिए भी एक हमारे पास जुगाड़ रहता है। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, वही फिर से यूट्यूब लेते हैं और हमें ना एक चीज लेते हैं, अगर अगर क्या रहता है, एल्गी, पता है ना आपको, ये उससे बनता है, इसलिए इसका नाम अगर पड़ गया है जितना मुझे लगता है। तो अगर क्या रहता है, ये जेली टाइप की चीज होती है। आपने जेली खाई होंगी, जेली वाली टॉफी, ऐसे 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 करती है वो, है ना। तो ये जो जेली जो रहती है वो अगर जैसी चीज है, जेली जैसी जो चीज होती है वो अगर भी वैसा ही होता है कुछ। तो हम इस अगर को क्या करते हैं, हम इसको है ना वो करते हैं, बॉइल करते हैं। एक कंटेनर लेते हैं, एक बीकर ले लिया, उसमें डाल दिया या किसी बर्तन में इसको गर्म किया, तो ये लिक्विड बन जाता है। और लिक्विड बनने के बाद इसके अंदर फिर हम है ना KCl डालेंगे, KCl का सोल्यूशन, पानी को मिक्स कर देंगे इसके अंदर, और फिर उस पानी को अगर के जो मिक्सर को है ना इसके अंदर फिल कर देंगे इसके अंदर, और कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। बहुत जल्दी सेट हो जाता है। तो जब ये सेट हो जाएगा तो ये इसके अंदर जेली जैसी चीज बन जाएगी। तो अब आपका ना वो कॉटन लगाने की जरूरत नहीं है, अभी अगर भागेगा नहीं, है ना। और अगर के अंदर से धीरे धीरे K+ और Cl- आयन मतलब डिफ्यूज होते रहेंगे। तो यहाँ पे अब कॉटन लगाने की झंझट नहीं है, ठीक है। तो कॉटन से भी ऐसे हम छुटकारा पा सकते हैं। इतनी बात आई समझ में। तो अभी तक आपने क्या सीखा, तो उन सारी चीजों को हम एक बार इकट्ठा करते हैं। तो अभी तक आपने ये सीखा कि यार अगर मुझे कभी भी गैल्वेनिक सेल बनानी है
तो मुझे दो चीज लगने वाली हैं, एक दो कंटेनर, दो कंटेनर के साथ दो रोड, क्योंकि कंटेनर तभी कंप्लीट होगा जब आपके पास ये रोड होगी। अभी रोड अकेली नहीं लेनी, इसके साथ इस रोड को किसी चीज के अंदर डुबोना है, मतलब डिजोल्व नहीं करना है, मतलब रखना है इसको। और ये किसका क्या रखना है इसके अंदर, यहाँ पे जो मेटल है उसी मेटल का आयन यहाँ पे ले लो। जरूर नहीं है आप जिंक का ही लो, आपके घर के आसपास लोहा बहुत मिल जाता है तो आप लोहा ले लो यहाँ पे जिंक की जगह। और यहाँ पे फिर वो लोहे का ही सॉल्ट लेना पड़ेगा, FeSO4 लेना पड़ेगा। ठीक है, इस तरफ आप क्या ले सकते हो, आपको वही यहाँ पे तो मेटल लेना है, कोई दूसरा मेटल ले सकते हो। दूसरा मेटल क्या लोगे, आप बहुत अमीर हो तो गोल्ड उठा लेना, थोड़े कम अमीर हो तो सिल्वर उठा लेना। और क्या उठा सकते हो तो वो अब हम जानेंगे आगे चल के। और क्या उठा सकते हो, अरे यार ये जिंक नहीं था यहाँ पे क्या था भाई, आपको याद है? कोई भी उठा लेना है लेकिन सेम नहीं उठाने हैं। वो गलती नहीं थी, मैं आपको कुछ बताने वाला था, वहां पे सेम नहीं लेना है, ठीक है ना? कोई और लो, बस ये सेम मत लो, कोई दूसरा ले लो। दूसरा मतलब तो हमने यहाँ पे हम कॉपर लेके चल रहे थे तो उसी को भी लेके चल रहे हैं, और इसी का यहाँ पे आयन। ठीक है, तो ऐसे हम हाफ सेल बनाएंगे। हाफ सेल बनाने के बाद हम अपना तार लगाएंगे दोनों तरफ, और यहाँ पे आपको जो चलाना है वो चलाइए फिर अब। ठीक है, बल्ब जलाना है आपको, फैन चलाना है, जो चलाना है चलाइए। लेकिन अभी भी ये अधूरा है, एक चीज की कमी है यहाँ पे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या रह गई, सॉल्ट ब्रेस। तो अगर हम ऐसा कर देते हैं, दिस इज आवर कंप्लीट सेल, तो हमने गैल्वेनिक सेल बना दी। बधाई हो, अपनी गैल्वेनिक सेल ऐसे बनती है। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया ये कैसे 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 काम हो रहा था, क्यों हो रहा था, सॉल्ट ब्रेस का क्या काम है, इस चीज का क्या काम है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये सब समझ में आया आपको, है ना? तो अब गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं वो तो मैंने आपको समझा दिया, ये तो समझाया था। अब हम इस चीज को है ना मतलब कैसे अप्लाई करेंगे, मतलब आपको तो बनानी थोड़ा है, आप तो नीट और जेईई के स्टूडेंट हो तो आपको ये बनाना नहीं है। ये अगर कभी आप रिसर्च वगैरह करो तब बनाएंगे इसको, अभी बनाने की जरूरत नहीं है, ये समझने के लिए थी। ठीक है, और आपको तो एग्जाम देना है, तो आपको है ना क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो वहाँ वो लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए। आपको समझ में तो आ गया है कि कैसे क्या 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 हो रहा है, लेकिन वो एग्जाम में कैसे इस नॉलेज को अप्लाई करना है वो सीखने के लिए आपको कुछ टर्मिनोलॉजी सीखनी पड़ती है, कुछ टर्म्स सीखने होते हैं, कुछ नाम सीखने पड़ते हैं। तो वो कुछ नाम है, उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा मैं, क्योंकि वो ऐसे हमारी जैसे मैंने समझाया क्रूड लैंग्वेज में वो ऐसे बात नहीं करेगा, बहुत सफोस्टिकेटेड वर्ड यूज करेगा, बहुत तरीके से पूछेगा, प्रॉपर वे में, है ना? देसी भाषा में नहीं पूछेगा वो। तो मैंने तो समझाया देसी भाषा में, अब इसको जो एक्चुअल लैंग्वेज होती है उसमें समझते हैं। तो ये जो चीज है इस तरह वाली, इस सेल को हम क्या नाम देंगे, आपको मैंने बताया था, इसका नाम वो देगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये हाफ सेल है और इसका नाम क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और इस तरफ क्या हो रहा है, इस तरफ रिडक्शन हो रहा है, तो इस वाली सेल को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल। तो रिडक्शन हाफ सेल क्या होती है, जहां पे रिडक्शन होता है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन हाफ सेल जहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है तो वो लिखना आना चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा और आपको बताना भी रहेगा। तो वो ऐसे पूछ सकता है कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल में कौन सी रिएक्शन हो रही है उसको दिखाओ एक बार, तो आप ऐसे दिखाओ कि Zn से Zn +2 इलेक्ट्रॉन। फिर बोलेगा रिडक्शन हाफ सेल में कौन सी रिएक्शन हो रही है उसको एक बार दिखा दो आप, तो यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, और कैसे हो रही है उसको हम दिखा रहे हैं। कैसे दिखा रहे हैं, Cu +2 इलेक्ट्रॉन और ये Cu। फिर वो ऐसे पूछेगा ये जो सेल आपने मैं आपको दे रहा हूं इसकी ना नेट रिएक्शन बताओ, इसमें नेट रिएक्शन क्या हो रही है। तो नेट रिएक्शन क्या हो रही है, तो नेट रिएक्शन कभी भी आपको निकालनी हो, ओवरऑल रिएक्शन निकालने के लिए बोलेगा या सेल रिएक्शन लिखने के लिए बोलेगा, तो आपको इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर देना है। तो ऐड करना तो मैंने आपको सिखा दिया था, अब मैं डायरेक्ट ऐड करूंगा। अब उनको ऐसे बच्चों की तरह ऐड नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूं। जो लेफ्ट साइड में है वो लेफ्ट साइड में, जो राइट साइड में है वो राइट साइड में। तो यहाँ पे Zn था लेफ्ट साइड में, और उस तरफ कौन था, Cu +2, और इस तरफ राइट साइड में
Zn+2 और उस तरफ कौन है Cu। तो ये हमारी नेट रिएक्शन आ गई, दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। अगर मान लो कभी ऐसा होता, सुनना, अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होते, दो इलेक्ट्रॉन होते तो कैंसिल नहीं होते, लेकिन हमें कैंसिल कराने ही हैं। क्यों कैंसिल कराने हैं? उसका कारण ये है, कभी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, इससे जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो हमेशा खाए जाते हैं, वो हमेशा रिडक्शन में यूज होते ही होते हैं, कहीं बीच में नहीं रह जाते। तो इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होंगे पूरे के पूरे। तो यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन है, वहां पे दो इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे तो अच्छी बात है, अपने आप ही कैंसिल हो रहे हैं। लेकिन अगर ना हो तो आप उस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करना ओवरऑल रिएक्शन लिखते वक्त, ठीक है। तो ये हमारी नेट रिएक्शन है, इसको हम बोलेंगे ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। और क्या पूछ सकता है आपसे? और आपसे पूछ सकता है कि भाई जब आपने ये कराया, ये जब हमारी गैल्वेनिक सेल काम कर रही है, तो उस टाइम पे कौन सी रोड पतली हो गई और कौन सी मोटी हो गई? रोड में कोई चेंज आया क्या? रोड पतली मोटी हुई क्या? रोड का साइज सेम रहा? ऐसे एमसीक्यू बना देगा। तो आप क्या समझोगे कि भाई देखो, ये जो रोड है, इस रोड में क्या हुआ था, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ था, जिंक किस में कन्वर्ट हुआ था? Zn+2 में। तो इसके एटम है ना लगातार इसके अंदर आते रहेंगे, तो ये जो रॉड है ना धीरे धीरे पतली होने लगेगी, डिकम्पोज करने लगेगी एक तरीके से। ये धीरे धीरे इसके अंदर आएंगे, एटम इसके अंदर आएंगे, तो ये रॉड पतली होने लगेगी। और यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे Cu+2 है ना, इस पे जाके चिपकेंगे। अगर इस पे जाके चिपकेंगे, क्योंकि Cu बनेगा, वो यहाँ पे आके बैठ जाएगा, और तो ये धीरे धीरे ये वाली रोड क्या होने लगेगी? मोटी होने लगेगी। समझ में आया? तो एक रोड पतली हो रही है, एक मोटी हो रही है। कौन सी पतली हो रही है? तो ये जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल वाली जो रोड है, रिडक्शन हाफ सेल वाली जो रोड है, उसको वो कैसी हो रही है? मोटी हो रही है। तो ये जो रोड में बार बार मुझे बड़ा लंबा बोलना पड़ रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल वाली रोड और रिडक्शन हाफ सेल वाली रोड मोटी हो रही है। तो इनका है ना, इतना बड़ा नहीं बोलेंगे हम, तो इनके भी नाम होते हैं। तो ये जो रोड है ऑक्सीडेशन हाफ सेल वाली रोड, इसको हमें ना एक नाम से पुकारते हैं, इसको बोला जाता है एनोड। इसको बोलेंगे एनोड, ऑक्सीडेशन हाफ सेल वाली को। और ये वाली जो रोड है, इसको बोलेंगे हम कैथोड, ठीक है। अब एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, तो ये आपने की क्लास 10th में भी आया था। एक मिनट दीजिए। तो आपकी क्लास 10th में भी आया था। आप भी पानी वानी पी सकते हो यार, आप पानी वानी खाना खाते हुए देखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, चिल है माहौल, आप आराम से समझ सकते हो। क्योंकि समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखने का तो थोड़ा सा है, ये लास्ट वाली स्लाइड है, यही लिखने की है, पीछे वाला तो बस समझने का था। और अब मैं बस उनकी टर्मिनोलॉजी है उनको हमें लिखना है, समझ में तो आपको आ चुका है, मैं टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ चीज़ों की। तो ये एनोड और कैथोड है ना, इनके बारे में आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था। और क्लास 10th में क्या पढ़ा था, तो क्लास 10th में आपने पढ़ा था कुछ एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ऐसा चार्ज कुछ याद किए हुए, इस पे ऐसा चार्ज होता है, उस पे वैसा चार्ज होता है। तो अब वैसे याद नहीं करना है, अब वैसे रट्टा नहीं मारना है। एनोड कहीं पे भी दिखे, इसका मतलब होता है एनोड उसी को बोलते हैं हमेशा। ये रूल है, क्या रूल है? एनोड हमेशा उसी रोड को बोलेंगे जहां पे ऑक्सीडेशन होता है। इसको चार्ज से याद नहीं करना, इसको ऑक्सीडेशन से याद करना है। इस पे चार्ज तो बदलता जाता है, कभी प्लस होता है, कभी माइनस होता है। तो एनोड पे कैसा भी चार्ज आ सकता है, चार्ज से कोई लेना देना नहीं होता। एनोड उस रोड को बोलते हैं जहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और कैथोड उस रोड को बोलते हैं हम जहां पे क्या होता है, जहां पे होता है आपका रिडक्शन। उस रोड को हम क्या बोलते हैं, कैथोड। और एनोड वाली रोड को ऑक्सीडेशन, जहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो इसको ऐसे रट्टा नहीं मारना है, मैं इतना यूज करूंगा कि आपको चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, ये बहुत बेसिक चीज है, ये बार बार यूज होने वाली चीज है, क्योंकि रोड हमारी पूरे चैप्टर में चलने वाली है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन पूरे चैप्टर में चलने वाले हैं, तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन। तो ये वाली रोड एनोड, इस वाली रोड को हम क्या बोलेंगे, कैथोड। एनोड वाली रोड जो होगी वो पतली होने लगेगी, कैथोड वाली जो रोड है वो मोटी होने लगेगी। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, इसके बाद इसके अंदर एक और चीज है जो मुझे आपको बतानी है, और वो अभी मुझे याद ही नहीं आ रही है। मुझे और क्या बता सकता हूँ मैं आपको, इसमें बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, कैथोड हो गई और एनोड हो गई। आई होप, आई थिंक मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है ऑलमोस्ट। हाँ, एक और चीज याद आ गई।
तो एक और चीज क्या रह गई है, ये जो रोड है ना, इनके ऊपर चार्ज डेवलप होगा रोड के ऊपर। तो रोड के ऊपर चार्ज डेवलप होने से कोई दिक्कत नहीं होती, रोड के ऊपर तो चार्ज डेवलप होना ही होना है, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर डेवलप नहीं होना चाहिए। तो इस रोड के ऊपर चार्ज डेवलप होता है, तो उस चार्ज के बारे में बात करेंगे। तो ये जो एनोड है, इसके ऊपर है ना, इसके ऊपर कैसा चार्ज डेवलप होता होगा, तो इसमें नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। और नेगेटिव चार्ज क्यों डेवलप होता है, बस उसको समझना है, कैसे हुआ, कैसे क्यों आया नेगेटिव चार्ज एनोड पे। तो एनोड पे कौन सा चार्ज मिलेगा, यहाँ पे नेगेटिव। लेकिन ये याद नहीं करना है कि एनोड नेगेटिव चार्ज होती है, एनोड पॉजिटिव चार्ज भी होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो हमें चार्ज से नहीं देखना है, हमें ये देखना है एनोड वो है जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। और इस पे नेगेटिव चार्ज इस जगह पे क्यों आया, तो ऑक्सीडेशन हुआ, तो ऑक्सीडेशन हुआ तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो कहाँ है वो इलेक्ट्रॉन, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे है, इस रोड पे है, इस रोड पे बैठे हुए हैं सारे, मतलब यहीं से रिलीज हो रहा है। तो इस रोड पे हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की भरमार रहती है, इस वाली रोड पे। इसलिए जो रोड है, इस पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, इस पे ना नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा इस रोड पे, क्योंकि इस पे हमेशा क्या रहेंगे, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, वो निकलते रहेंगे। तो यहाँ पे हमेशा उनकी भीड़ लगी रहेगी। तो एनोड पे कौन सा चार्ज रहेगा, नेगेटिव, ठीक है। अगर मैं कैथोड पे चलूं, तो इस जगह पे ना इलेक्ट्रॉन की हमेशा कमी होगी। जैसे ही Cu+2 है ना, यहाँ भूखे बैठे हुए यहीं पे बैठे रहेंगे, वो जैसे ही आएंगे उनको खाते रहेंगे। तो ये जो प्लेट है, ये जो रोड है, ये जो कैथोड है, इस पे कौन सा चार्ज हो गया, उसके मुकाबले इस पे हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो हमारी जो कैथोड रहती है, उस पे कौन सा चार्ज रहता है, उस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है। और एनोड पे कौन सा चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है। आपका जो सेल है ना, सेल, बैटरी वाला सेल, उसमें देखना एक तरफ पॉजिटिव रहेगा, एक तरफ नेगेटिव रहेगा। तो आपको अगर ये पता लगाना है कौन सी एनोड है, कौन सी कैथोड है, तो गैल्वेनिक सेल में जो नेगेटिव रोड है वहाँ ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन होता है तो उसको एनोड बोलते हैं। तो जो नेगेटिव चार्ज है आपकी जो बैटरी, आप उसको निकाल के देखना, जो नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट है वो कौन सा है, एनोड का, और जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो किसका है, कैथोड का। लेकिन साइन हमें याद नहीं करने, अपने आप याद हो जाएंगे। ऑक्सीडेशन मतलब जहाँ पे, एनोड मतलब जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की भरमार रहेगी उस रोड पे, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है। तो ये वीडियो तो बहुत लंबी हो गई, एक बार मैं देखूं कितनी लंबी हो गई है। तो ये वीडियो 1 घंटे की हो चुकी है, और अब एक छोटी सी चीज और रहती है, आपको वो मुझे सिखानी है। तो वो मैं कब सिखाऊं, वो मैं आपको अगली क्लास में सिखाता हूं। तो आज के लिए इतना ही। अगली जो वीडियो की बहुत छोटी सी वीडियो होगी, तो आप उसको जल्दी से देख लेना। ये पहली, दूसरी, तीसरी, तीनों वीडियो को एक साथ देखना है आपको। तो पहली आपने देख चुके हो, दूसरी ये वीडियो, और तीसरी एक और वीडियो, उनको एक साथ देखना, क्योंकि वो पूरा एक कंप्लीट लेक्चर बनता है, ठीक है। और क्योंकि मेरा जो असाइनमेंट है, इन तीनों वीडियो को मिला के एक पहला असाइनमेंट है। तो अगर आप मेरा पहला असाइनमेंट करना चाहते हो, तो आपको ये तीनों वीडियो को एक साथ देखना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।